से देखा, ममता बनर्जी के गुंडे। एक लड़की को पेट में लात मारा, तो पेट में बच्चा था, प्रेग्नेंट था, 9 महीने का। फीमेल स्टूडेंट्स के कपड़े उतरवाए गए। 4 बजे के बाद हमें कुछ लोग बुलाते थे। तो मुसलमान कभी सच बोलती है, कभी नहीं बोलता। देखा घंटी बजा रहे, हम पूजा में घंटी ऐसी बजाती हूँ, वो ऐसी बजा रहे। सरकार बनते ही 45 दिन में पूरी सीमा पर बाढ़ लगाने के लिए भूमि दे दी जाएगी। जो बटन होता है ना वोट दबाने के लिए, वो बीच लगा देता है, ठीक है। इसका पीछे कौन जा रहा है, बीच लगा दे, वो स्विच दबेगा जो बीजेपी को वोट दिया है। तो फिर आके वो जो तृणमूल का गुंडा है वो तो नाक में सुनेगा, बोलेगा तो बीजेपी को वोट दिया। यहाँ चलता है, पश्चिम बंगाल में चलता दिया जाएगा, चुन के बदला लिया जाएगा जिन्होंने भी परेशान किया है। बदला लेना चाहिए, बहुत हम लोग सह लिए हैं, इस बार बदला लेना ही होगा और बदल होगा ही। दोस्तों 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ था, लेकिन जो बंगाल है उसको आज़ादी मिलने में 79 साल लग गए। 4 मई 1926 को बंगाल पूरी तरीके से फिर से आज़ाद हुआ। वहाँ पर हम देख रहे हैं कि वहाँ की जनता खुलेआम सड़कों पर घूम रही है, जय श्री राम के नारे लगा रही है, लड़कियाँ और औरतें घर से बाहर आ रही हैं और खुली सड़कों पर घूम रही है। चाहे रात हो या दिन हो, सभी लड़कियां, सभी आम जनता खुलेआम सड़कों पर घूम रहे हैं, अपने धर्म को फॉलो कर पा रहे हैं। आखिर ये सब हुआ कैसे है? चलिए जानते हैं इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण। इतनी शांति हम लोग आज देखे और हम लोग इतना सेफली रास्ते में निकले। हम लोग रिजल्ट वाले दिन भी हम लेडीज लोग यहाँ पर एंजॉय कर रहे हैं फ्रीली। भाई एक नंबर बन रहे हैं भाई, वाकई में बहुत जोर के बहुत तगड़े बन रहे हैं भाई। আমি অমিত শাহকে চ্যালেঞ্জ করব 23 अप्रैल को ममता का हिसाब आप बरोबर कर दो, गुंडों का हिसाब हम बरोबर कर देंगे। हम्बा हम्बा रम्बा रम्बा कम्बा कम्बा। 4 मई 2026 ये वो तारीख है जब बंगाल की जनता ने डर, गुंडागर्दी और तानाशाही की जंजीरों को काट के अलग कर दिया। आज हम बात करेंगे उस आजाद बंगाल की जिसने दीदी के 15 साल के अभेद किलो को मिट्टी में मिला दिया। आखिर ये जीत बंगाल की जनता के लिए कितनी जरूरी थी? मतलब जो बीजेपी की जीत है वो बंगाल की जनता की भी जीत है। कम्युनिस्ट से ममता और ममता से बीजेपी, ये 50 साल की राजनीति मैं आपको 15 मिनट में बताने जा रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे बड़ा ये सवाल है कि बीजेपी का बंगाल जीतना इतना इम्पोर्टेंट क्यों था? तो सबसे बड़ा सवाल यही कि बीजेपी का बंगाल जीतना कोई पॉलिटिकल विक्ट्री नहीं थी, बल्कि ये सबसे बड़ा जरूरी मुद्दा था। बंगाल में बीजेपी की जीत के 4 बड़े अलग अलग कारण हैं। सबसे बड़ा पहला कारण है पॉलिटिकल आइडियोलॉजी। बीजेपी के लिए बंगाल कोई पॉलिटिकल स्टेट नहीं है, बल्कि ये इमोशनल डेप्थ है। जो जनसंघ के संस्थापक थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, वो भी बंगाल से ही थे। इसीलिए बीजेपी का बंगाल जीतना अपनी पॉलिटिकल जन्मभूमि को फिर से प्राप्त करने की पहला सबसे बड़ा कारण था। इसलिए बीजेपी का मानना था कि जब तक हम बंगाल नहीं जीत लेंगे तब तक हमारी वैचारिक यात्रा अधूरी रहेगी। मतलब बीजेपी के लिए बंगाल जीतना वैसा ही था जैसा कि किसी दूसरे कम्युनिटी का घर वापसी होना। और दूसरा बड़ा कारण था बीजेपी के लिए बंगाल जीतना कि उसका जनाधार को बड़ा करना था, क्योंकि बंगाल तीसरे नंबर का स्टेट है जो लोकसभा में सबसे ज्यादा सीट है और सबसे ज्यादा सांसद भेजता है। पहले नंबर पर यूपी 80 सीटों के साथ, दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र 48 सीटों के साथ और तीसरे नंबर पर पश्चिम बंगाल जो कि 42 सीट लोकसभा में भेजता है। यदि बंगाल को जीत लिया तो लोकसभा में बीजेपी की ताकत चौगुनी बढ़ जाएगी। उसी के साथ राज्यसभा की सीट भी बंगाल से तीसरे नंबर पर सबसे ज्यादा है। यदि बंगाल को जीत लिया तो राज्यसभा में भी बीजेपी की ताकत और ज्यादा बढ़ जाएगी। और तीसरा बड़ा कारण ये था कि बंगाल नॉर्थ वे का गेटवे है। मतलब कि मणिपुर, असम, त्रिपुरा जितने भी नॉर्थ ईस्ट वाले स्टेट हैं वहाँ पर डेवलपमेंट के लिए बंगाल का जीतना बहुत ही ज़्यादा जरूरी था। बंगाल से ही पूरा डेवलपमेंट पूरे उत्तर के राज्यों में जाता है। यदि बंगाल को जीत लिया तो वहाँ से जो डेवलपमेंट की प्रोसेस है वो बहुत ही आसान हो जाती है। इसलिए बीजेपी का बंगाल जीतना और ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ममता दीदी को राम नाम से नफरत है। रामनवमी की शोभा यात्रा नहीं निकलने देती है। दुर्गा पूजा में व्यवधान पैदा करती है। ईद के अवसर पर सरेआम को हत्या करने की छूट देती है। चौथा बड़ा ये कारण है कि बीजेपी पे आरोप लगते रहता है कि बीजेपी हिंदूवादी पार्टी है, हिंदुत्व वाली पार्टी है। गैर हिंदी भाषी स्टेट में बीजेपी की पकड़ बिल्कुल कमजोर है और उन्होंने बंगाली भाषी प्रदेश में बंगाल को जीतकर एक पूरे भारत में संदेश दे दिया है कि बंगाल जैसे बुद्धिजीवी स्टेट को भी बीजेपी जीत सकती है। वो भाषा के बैरियर को तोड़कर एक पैन इंडिया सोच वाली पार्टी बनकर उभरी है। और सबसे बड़ा कारण था नेशनल सिक्योरिटी। बंगाल को जीतना नेशनल सिक्योरिटी के लिए सबसे बड़ा कारण था। बंगाल की सीमा बांग्लादेश से लगती है और जो भारत की सबसे बड़ी नेशनल बॉर्डर है, जिसमें कि पश्चिम बंगाल में 400 से 500 किलोमीटर ऐसी बॉर्डर है जहां पर कोई फेंसिंग नहीं है। मुर्शिदाबाद, 24 परगना जिला और मालदा जिला ऐसे पश्चिम बंगाल के जिले हैं जहां पर कोई भी फेंसिंग नहीं है। और खुली सीमा के चलते यहाँ से इलीगल इन्फिल्ट्रेशन और यहाँ से ड्रग ट्रैफिकिंग और फेक वोटर भी बांग्लादेश से पश्चिम बंगाल में आते थे।
इसलिए नेशनल सिक्योरिटी के चलते पश्चिम बंगाल को बीजेपी के लिए जीतना उतना ही जरूरी हो गया था, क्योंकि ममता दीदी की जो सरकार थी वो ना फेंसिंग के लिए जमीन दे रही थी, ना ही इस इलीगल माइग्रेशन को रोकने में सक्षम थी। क्योंकि अमित शाह का खुला बयान है कि ममता दीदी को उन्होंने 8 से 7 लेटर लिखे जिसमें कि उन्होंने तार फेंसिंग के लिए जगह मांगी, जिससे कि वहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट बॉर्डर फेंसिंग कर सके और बीएसएफ वहां पर हमारी भारत देश की सीमा को बांग्लादेश से सुरक्षित कर सके। लेकिन वो 400 से 500 किलोमीटर की सीमा अभी तक के सुरक्षित नहीं हुई। ये ममता दीदी बीएसएफ को बाढ़ लगाने के लिए जमीन चाहिए, 15 साल से वो भूमि नहीं दे रही है। भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है कि सरकार बनते ही 45 दिन में पूरी सीमा पर बाढ़ लगाने के लिए भूमि दे दी जाएगी और घुसपैठियों को घुसने का रास्ता बंद कर दिया जाएगा। आज जब बीजेपी वहां पर सरकार बना रही है तो अमित शाह ने कहा है 45 दिनों के भीतर उस पूरी बॉर्डर को तार फेंसिंग कर दिया जाएगा और पूरी तरीके से पश्चिम बंगाल को सिक्योर कर दिया जाएगा बांग्लादेश के इलीगल माइग्रेशन से। तो ये बहुत ही अच्छा कदम है। इसीलिए जब तक टीएमसी पश्चिम बंगाल में थी, ये भारत के ईस्टर्न बॉर्डर के लिए सबसे बड़ा खतरा था। आज बंगाल की सड़कों पर वहाँ के लोग जश्न मना रहे हैं, जय श्री राम के नारे लग रहे हैं, हावड़ा ब्रिज पर लोग रैली निकाल रहे हैं। ये खुशी का जश्न है। मतलब बंगाल फिर से दूसरी बार आजाद हुआ है ऐसा लग रहा है। पहले अंग्रेजों से आजाद हुआ था और अब पश्चिम बंगाल की टीएमसी सरकार से आजाद हुआ है। मैंने खुद अपने आंखों से देखा ममता बनर्जी के गुंडे जब मतदान होता था तो ममता बनर्जी के गुंडे अंदर खड़े होते थे। जो वोट देने वाले मतदाता आते थे उनको वोट देने नहीं देते थे, उनके हाथों में निशान लगा के उन्हें बाहर भेज दिया जाता था और उनके गुंडे जाके वोट दबा के आते थे तृणमूल पे। इसलिए ममता जीती आई है, नहीं तो ममता कभी नहीं जीती। ममता बनर्जी कह रही है हम जैसे भी बीजेपी गवर्नमेंट से बहुत बेटर है क्योंकि हम हिंदू मुस्लिम की पॉलिटिक्स नहीं करते, ऐसा ममता बनर्जी कह रही है। अरे उसकी बातों में जरा मुसलमान कभी सच बोलती है, कभी नहीं बोलता। देखा घंटी बजा रहे हैं, हम पूजा में घंटी ऐसी बजाती हूँ, वो ऐसी बजा रहे। वो मुल्ला नहीं है और पूजा कर रहे, पूजा फूल हम ऐसी देती हूँ, वो ऐसी कर रहे। ममता बनर्जी हिंदू नाम है मैम। अरे वो बांग्लादेश की है, क्या बोल रहे हो? वो बांग्लादेश की है। इंडिया हमारे इंडिया में आके बंगाली बांध के झुग्गी में रहते थे, वो इंडिया में आके दीदी बांध के अभी ऐसी कर रहे हैं। तो वहाँ की जनता जितने सालों से 15 सालों से जो त्रस्त चल रही थी ममता गवर्नमेंट से, उससे आज उनको निजात मिली है और 4 मई को एक सुनहरा इतिहास पश्चिम बंगाल के पॉलिटिकल हिस्ट्री में लिखा गया है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। 4 तारीख रिजल्ट निकलने के बाद आप जहां भी भाग जाएं आप छुप नहीं पाएंगे। 4 तारीख 12টার পরে কোন জল্লাদের কত ক্ষমতা আর কার দিল্লির বাবা কাকে বাঁচাতে আসে আমি 4 तारीख দেখি। एक छोटा दुकान था, बूढ़ा बूढ़ी कमा के खा रहे थे। हम थोड़ा सा मोदी से जाकर फूल छिड़के, मोदी आया हम लोग के पारा में, अमित शाह फूल छिड़के पूरा दुकान तोड़वा दिया। क्या बात? हाँ तोड़वा दिया। टीएमसी बोला जाओ तो मोदी में जाओ। और आपको पता है पश्चिम बंगाल में जब भी इलेक्शन होते हैं तो बाहर के स्टेट वाले लोग पूछते हैं पश्चिम बंगाल में सब कुछ ठीक तो है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में इलेक्शन का मतलब है वर्ल्ड वॉर। वहाँ पर इलेक्शन मतलब बम, गोले और लाशें। और ये कोई झूठ बात नहीं है, ये डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री है। बंगाल में जितने भी इलेक्शन हुए हैं, पोस्ट इलेक्शन और प्री इलेक्शन के पहले बंगाल में हत्याओं का सिलसिला हमेशा जारी रहा है। अभी हाल ही में बीजेपी के जो सीएम कैंडिडेट की रेस में सबसे आगे हैं, उनके करीबी रिश्तेदार को गोली मारकर हत्या कर दी गई है। तो आप सोच सकते हैं कि इलेक्शन के बाद जब बीजेपी वहाँ पावर में आ चुकी है तब भी वहाँ पर हत्याएं नहीं रुक रही है। आपको पता है जब भी इलेक्शन होता है तो टीएमसी वर्कर बूथ के आगे खड़े हो जाते हैं और वो चेक करते हैं कि जो वोटर गया है अंदर वोट डालने, क्या उन्होंने टीएमसी की बटन ही दबाई है। वो क्या करते थे कि जो पोलिंग बूथ पर टीएमसी की जो बटन रहती थी उस पर शाही या परफ्यूम लगा देते थे। यदि कोई वोटर वोट देने गया है, यदि वो बटन दबाई है तो उनकी उंगली से खुशबू आती थी और उनके जो बाहर बूथ पर जो वर्कर रहते थे टीएमसी के वो सुनते थे। यदि उस पर से खुशबू नहीं आई तो समझो कि उन्होंने टीएमसी को वोट नहीं दिया है। उसके बाद तो भैया खैर नहीं है उस वोटर की। तो ऐसा तो टीएमसी करती थी चुनाव में। और वो टीएमसी वर्कर क्या करते थे, जो दूसरी पार्टियों के जो बैलेट बटन रहती थी उस पर वो टेप लगा देते थे जिससे कि वो बटन दब ना पाए। इसलिए जो बंगाल का चुनाव है बहुत ही खतरनाक और डेंजरस चुनाव होता है। आपको पता है जब 2021 में चुनाव हुए थे पश्चिम बंगाल में, तब बीजेपी वर्कर की हत्याएं की गई थी, उनके घर जलाए गए, उनकी बहनों के साथ रेप किए गए और ये सब टीएमसी के गुंडे और टीएमसी ने करे थे। इसलिए कहते हैं कि बंगाल में फेयर इलेक्शन कराना मतलब कि बिना वोट के किसी बड़े समुद्र को पार करना, इतना बड़ा रिस्क होता है बंगाल में इलेक्शन कराना। लेकिन इस बार 2026 के चुनाव में अमित शाह जो कि गृह मंत्री हैं, उन्होंने पश्चिम बंगाल में सुनिश्चित किया कि वहां पर सीआरपीएफ और बीएसएफ की वहां पर मैसिव डिप्लॉयमेंट करी और इलेक्शन कमीशन ने भी 0 टॉलरेंस का आदेश दिया था। मतलब वहां पर कोई भी गड़बड़ी करता तो सीआरपीएफ और बीएसएफ के जवान उस पर कड़ी कार्रवाई करते। मतलब जो बीएसएफ और सीआरपीएफ के जवान हैं उन्होंने गली गली और हर मोहल्ले में जाकर वहां के वोटरों को समझाया कि आपको वोट देना है, किसी से डरना नहीं। यदि कोई डराता धमकाता है तो आप हमें शिकायत करें, हमारा नंबर ले। अगर कोई धमकी वमकी कुछ नहीं करता है ना तो आप तुरंत आइए हमारे पास, सारी जगह हमारे कैंप हैं। अगर कोई तुम्हें कुछ बोल भी देगा ना तब भी हम उसको वोट देने के लिए लाइफ नहीं छोड़ेंगे, इसलिए हम आए हैं यहाँ पे।
यहाँ पर सीआरपीएफ और बीएसएफ ने बहुत ही अच्छा काम करा है कि वहाँ के जनता के मन में से जो टीएमसी के गुंडों का डर था वो निकाला और बंगाल की जनता ने चढ़कर बहुत सारे वोट दिए। इसलिए वहाँ देखेंगे कि जो वोटिंग परसेंटेज है वो बहुत ही ज़्यादा हुआ है। इस बार बीएसएफ और सीआरपीएफ की इतनी मैसिव डेवलपमेंट थी कि जिसके चलते बंगाल की जनता का डर निकला और जो वो सालों से करना चाहती थी, वहाँ पर बीजेपी को लाना चाहती थी या दूसरा अल्टरनेटिव खोज रही थी, इस बार उन्होंने मन बना लिया था और बढ़ चढ़ कर वोट किया, जिसके चलते पश्चिम बंगाल में 208 सीटों पर बीजेपी की मैसिव जीत हुई है और वहीं टीएमसी केवल 80 सीट के आसपास रह गई है। इसलिए जो ममता दीदी का कुशासन था उसका टाटा बाय बाय हो चुका है। और दोस्तों आपको पता है बंगाल की भूमि हमेशा से ही क्रांतिकारी रही है। वहाँ पर सुभाष चंद्र बोस हुए, रविन्द्रनाथ टैगोर हुए, श्यामा प्रसाद मुखर्जी हुए, स्वामी विवेकानंद भी हुए। मतलब बंगाल की भूमि से क्रांतिकारी हमेशा पैदा हुए हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि इन सभी ने सबसे लंबी सत्ता को हमेशा के लिए उखाड़ फेंका है। मतलब बंगाल की मिट्टी में कुछ अलग बात तो है, वहाँ पर कुछ भी गलत होता है तो वहाँ के लोग खड़े होते हैं और उसको उखाड़ फेंकते हैं। जैसे 1977 में कांग्रेस की सत्ता को लेफ्ट ने उखाड़ फेंका और 2011 में ममता ने लेफ्ट की सत्ता को उखाड़ फेंका और 2026 में बीजेपी ने ममता की गवर्नमेंट को उखाड़ फेंका। मतलब पश्चिम बंगाल में हर बार वही पैटर्न है। यदि आप गलत करते हो, करप्शन करते हो, यदि जनता को वहाँ त्रस्त कर देते हो तो वहाँ की जनता आपको उखाड़ फेंकेगी सत्ता से। मतलब वहाँ की जनता का ये एकदम परफेक्ट कॉम्बो है। यदि आपने कुछ भी अच्छा नहीं करा, लंबे समय से आपको सत्ता में रखेगी जरूर, लेकिन आपने गलत करा, आपने वहाँ की जनता के हकों को मारा तो आपको वो जनता वहाँ से उखाड़ फेंकेगी। और वही आज ममता के साथ हुआ है। आपको तो हम हिस्ट्री में पीछे ले सकते हैं। 1977 में जब सीपीआई-एम की गवर्नमेंट की वहाँ पर सत्ता थी पश्चिम बंगाल में, जिसमें कि ज्योति बासु वहाँ के सीएम थे, उन्होंने 34 साल तक की एक लंबी गवर्नमेंट चलाई जिसमें शुरू में उन्होंने लैंड रिफॉर्म करे, किसानों को मुआवजा दिया। लेकिन समय के साथ वही होता है ना, लेकिन धीरे धीरे वही हुआ जो हर लंबी सत्ता के साथ होता है। वहाँ 34 साल तक एक ही सीट पे बैठे रहोगे, आप नीचे वाले को कंट्रोल नहीं करोगे तो पॉलिटिक्स में ऐसे ही होता है कि नीचे वाले जो चट्टे बट्टे रहते हैं वो आपके नाम पर करप्शन, लैंड को कब्जा करना, अवैध कारोबार करना, ये सब करते हैं। इससे वहाँ की जनता त्रस्त हो जाती है और यही हुआ था लेफ्ट की गवर्नमेंट के साथ। इसी के चलते सिंगौर और नंदीग्राम में किसानों से जबरदस्ती जमीन छीन ली थी। इसी के चलते वहाँ पर एक सफेद साड़ी और सफेद चप्पल में एक महिला आती है जो जबरदस्त आंदोलन करती है, शरीर पर लाठी खाती है, खून बहता है और वही महिला आगे चलकर पश्चिम बंगाल की किस्मत बदलती है। 2011 में लेफ्ट की सत्ता को उखाड़ फेंकती है और वो बनती है महिला सीएम। मतलब 2011 में 34 साल की लेफ्ट की सत्ता को ममता उखाड़ फेंकती है और जनता कहती है परिवर्तन चाहिए और ममता वहाँ पर परिवर्तन लाती है और ममता की गवर्नमेंट 15 सालों तक राज करती है। 2011 में ममता की सरकार आती है, अच्छा काम करती है, रोड बनाती है, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करती है, महिलाओं के लिए योजना लाती है, लक्ष्मी भंडार, कन्याश्री, अलग अलग योजनाओं का लाभ वहाँ की महिलाओं को मिलता है। महिलाएं ममता के साथ जुड़ जाती हैं। लेकिन हर लंबी सत्ता के साथ वही होता है जो लेफ्ट के साथ हुआ था। जो टीएमसी उसका आतंक समय के साथ बढ़ते जाता है। पंचायत इलेक्शन, लोकसभा इलेक्शन, सभी जगह टीएमसी के गुंडे और जो टीएमसी पार्टी के जो वर्कर रहते हैं वो अंदर तक घुस जाते हैं। चाहे आपको लैंड खरीदना हो, चाहे आपको बच्चों को पढ़ाना हो, चाहे कोई बिजनेस करना हो, चाहे कोई टेंडर डालना हो, वहाँ पर टीएमसी के पार्टी वर्कर की भूमिका बढ़ जाती है। वो अपना एक अलग से कलेक्शन करते हैं, वो कराते हैं, धमकाते हैं और एक्सटॉर्शन मनी वसूल करते हैं। इसी के चलते जनता वहाँ पर पश्चिम बंगाल में कई सालों से त्रस्त थी और टीएमसी कार्यकाल में जो बड़े बड़े घोटाले हुए हैं उसकी तो लिस्ट ही खत्म नहीं होगी। महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार, रेप करना, बीजेपी वर्कर की हत्या करना, ये तो वहाँ पर आम बात थी। आपको याद होगा आरजी कर एक मेडिकल कॉलेज था, वहाँ पर एक डॉक्टर की रेप करके हत्या कर दी गई थी। वहाँ पर जो पश्चिम बंगाल की पुलिस थी वो चुप्पी साधे हुए बैठी थी। सीबीआई जांच में भी बहुत सारा बखान हुआ लेकिन उसके बावजूद भी कुछ नहीं हुआ। पश्चिम बंगाल में ममता के कार्यकाल में दुर्गा पूजा कई जगहों पर बैन थी, मंदिरों में जाना बंद था, मंदिरों पर ताले लगे हुए थे। अभी हाल ही में आसनसोल जो 15 सालों से मंदिर बंद था उसका ताला तोड़कर खोला गया है। इसी के चलते ममता के खिलाफ हिंदू वोटरों में अलग से एक रोष था। वहाँ पर जय श्री राम नहीं बोल सकते थे। जो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग थे वहाँ के पश्चिम बंगाल के, वो बहुत ही ज़्यादा हिंदू लोगों को वहाँ पर टॉर्चर करते थे, जिसके चलते वहाँ पर जो बीजेपी की जो हिंदूवादी सोच है वो वहाँ पर बढ़ते गई लोगों में। मुसलमान बन जाओ, जात धर्म बदल दो, मुसलमान बन के रहेगी, मेरे बेटा से शादी कर ले तो रहने दूंगी, ना तो ना रहने दूंगी। मेरे पास कोई नहीं है, मेरे मजबूरी का फायदा उठाते हैं, जबरदस्ती करते हैं मुसलमान बनने के लिए। इसी बात के हम इतराज किए कि हम मुसलमान नहीं बनेंगे तो हमको बच्चों को भी मारे। जय श्री राम बोलता था। क्यों मारा था? दिवाली का दिन आपके घर में घुस के मारा था? हाँ, मेरे बहन को भी मारा था। आप सोचिए छोटा बच्चा झूठ बोलेगा? मम्मी बाजू कुंडली लगा के गई थी, मैंने अंदर से नहीं बंद करा था तो वो आके मेरे को मारने लगी। ये बात है कि उन्होंने मेरे को मारा था, बाल पकड़े थे और चाटा भी मारा। और ममता दीदी ने इलेक्शन से पहले जो एसएससी स्कैम के लीडर थे, राशन स्कैम के लीडर थे और अलग अलग स्कैम के लीडर थे, उनको टिकट दिया, तो इससे भी जनता में रोष बढ़ा। मतलब टीएमसी के कार्यकाल में करप्शन का माया जाल चारों तरफ फैल चुका था। उनके कैबिनेट मिनिस्टर पार्थ चटर्जी जो कि एसएससी रिक्रूटमेंट में गिरफ्तार हुए थे, उनके घर से इतना ज़्यादा कैश मिला कि मशीन बुलानी पड़ी और उस मशीन से भी उस कैश को गिना नहीं जा सका, इतना कैश उनके घर पर मिला था।
एक और टीएमसी नेता अनुवर्ता मंडल जो कि क्रॉस बटल कैटल स्मगलिंग में गिरफ्तार हुए थे, जिन्होंने राशन डिस्ट्रीब्यूशन का स्कैम किया, कोल स्कैम किया और इतने स्कैमों के बाद भी 15 साल में पश्चिम बंगाल से 6000 कंपनियां पूरे भारत के दूसरे स्टेट में शिफ्ट हुई है, क्योंकि वहां पर वर्क कल्चर इतना खराब था कि वहां की कंपनियों को दूसरे स्टेट में शिफ्ट होना पड़ा। और आपको जानकर हैरानी होगी कि पश्चिम बंगाल सरकार के ऊपर जो कर्जा है वो जीडीपी का 37% है। आप सोच सकते हैं किसी सरकार का जो डेवलपमेंट करती है उससे ज्यादा उस पर कर्ज है। 37% कर्ज है पश्चिम बंगाल की गवर्नमेंट पे। और ममता दीदी ने अपनी कैंडिडेट लिस्ट को ऑडिट करने के बजाय उन्हें स्कैमर और करप्ट लोगों को टिकट देते गए, जिसके चलते जनताओं में फिर से रोस्ट बढ़ने लगा कि भाई तुम करप्ट और जो इतने घपले करते हैं उनको फिर से टिकट देते जा रहे हो, जिसके चलते जनता में फिर से रोस्ट बढ़ेगा। और ये स्वाभाविक बात थी कि ममता को हार का खामियाजा तो भुगतना ही पड़ा इस चक्कर में। एक और मुद्दा जो ममता जी को लेड हुआ है वो है इलीगल इन्फिल्ट्रेशन, मतलब जो कि पश्चिम बंगाल जो हमारा ईस्टर्न रीजन स्टेट है वो बांग्लादेश से सीमा साझा करता है और वहाँ पर मुर्शिदाबाद एक ऐसा जिला है जहाँ पर तार फेंसिंग बिल्कुल नहीं है। और अमित शाह ने कई बार ममता दीदी को लेटर लिखा कि भैया हमको बॉर्डर फेंसिंग बनाने के लिए जमीन दीजिए, लेकिन ममता ने इस पर कोई एक्शन नहीं लिया है। इसलिए बीजेपी सीधा आरोप लगाती है कि जो ममता बाई के जो मुस्लिम वोटर है वो इलीगल माइग्रेट है जो कि बांग्लादेश से आए हुए हैं। इसी के चलते जब SIR पश्चिम बंगाल में हुआ तो ममता दीदी ने बहुत ही ज्यादा बखेड़ा खड़ा करा। वहाँ पर लगभग 90 लाख वोट काटे गए जो कि फर्जी वोट थे, जिनके आधार कार्ड नहीं थे, जिनका वोटर ID नहीं था और जो कि इलीगल थे। इसलिए एक सबसे बड़ा कारण ये रहा कि जो ममता बाई के जो फर्जी वोटर थे वो इस बार वोट नहीं दे पाए। इसलिए ममता बाई ने SIR का जमकर विरोध किया, कोर्ट तक गई, सुप्रीम कोर्ट गई, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ नहीं हुआ। इसलिए बीजेपी यहाँ पर ममता बाई के चटकारे लेती रही कि भैया वही लोग फर्जी वोटर हटने से डरते हैं जो असली वोटर से डरते हैं। इसलिए ममता बाई और ज्यादा गुस्से वाली हो गई। तो दूसरी बात, जो बीजेपी को वहाँ पर पश्चिम बंगाल में वोट मिला है वो एक रात में नहीं मिला है। 2014 में केवल 2 सीट आई थी, उसके बाद 2019 में 18 सीटें बीजेपी के पास है और 2021 में बीजेपी की सीट 18 से 77 हो गई, मतलब वहाँ पर 38% से ज्यादा वोट शेयर बीजेपी के पास मिला। और 2026 में तो बीजेपी को बम्पर वोट मिले हैं, 208 सीट बीजेपी की झोली में आई है। मतलब बीजेपी का जो वोट बैंक है वो धीरे धीरे बढ़ा है। उन्होंने कोई रातों रात पूरे वोट बैंक को कब्जा नहीं कर लिया। कभी बीजेपी के लीडर अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि सवेरा आएगा, अंधेरा छटेगा और फिर से रोशनी की किरणें निकलेगी। और वही आज बीजेपी के साथ हो रहा है कि जो ऐतिहासिक जीत बंगाल में बीजेपी ने पाई है वो उसकी जन्मभूमि और कर्मभूमि स्टार्टिंग की रही है। इसलिए बीजेपी के लिए बंगाल सबसे पुराना और प्रभावशाली मिशन रहा है। अब बात करते हैं कि बीजेपी ने सब किया कैसे। बीजेपी के 4 सबसे बड़े कारण थे जो कि वहां पर जीतने के सबसे बड़े कारण बने। पहला कारण था पन्ना प्रमुख सिस्टम, मतलब कि 30 से 60 वोटर पर एक डेडिकेटेड वर्कर डिप्लॉय करना, जिसके चलते वो घर घर जाता, वोटर से बात करता और बीजेपी को क्यों वोट देना है वो समझाता। मतलब वोटर से डोर टू डोर और फेस टू फेस बात करने से जो वोटर था वो बीजेपी के पाले में आया। और दूसरा कारण था वेलफेयर काउंटर, मतलब बीजेपी ने ममता की जो योजनाएं चल रही थी उसकी आलोचना नहीं करी, बल्कि कहा कि हम इससे भी ज्यादा देंगे। मतलब जो ममता जो योजनाओं में पैसा दे रही थी, जो वेलफेयर दे रही थी, उससे ज्यादा बीजेपी ने देने का वादा किया। इससे जनता ने सोचा कि भाई हमको तो ज्यादा पैसा मिलेगा, ज्यादा LPG मिलेगी, इसके चलते वो बीजेपी के पाले में आए। मतलब ये वही कहानी हो कि एग्जाम में आप लिखने बैठे हो और आगे वाले का कॉपी करते हो, लेकिन कॉपी इतनी अच्छे से कर लेते हो कि आप उससे ज्यादा नंबर ला लेते हो। वही बीजेपी ने यहाँ पर ममता से ज्यादा नंबर लाने के लिए उसकी जो स्कीम थी कॉपी करके ज्यादा लेवरेज वहाँ की जनता को दिया है। और तीसरा सबसे बड़ा कारण था हमारे मोदी जी, प्रधानमंत्री। कितनी भी बुराइयां कर लो लेकिन मोदी जी ने अपना सॉलिड गेम चेंज करा है। सबसे पहले तो पूरे बंगाल में रैलियां करी, झालमुड़ी वहाँ की आम जनता के साथ खाया, स्ट्रीट पर जाके खाया। और दूसरी बात, उन्होंने हुगली नदी पर जो बोट राइड करी और फोटो खींची, विजुलाइज करा, वहाँ की जनता को बताया कि मैं भी बंगाली हूँ, मैं भी मछली खाता हूँ, आउटसाइडर बिल्कुल भी नहीं हूँ। इससे जनता में बीजेपी और मोदी जी के लिए जो प्रेम था वो और ज्यादा बढ़ गया। और बीजेपी ने हिंदू वोटर को मोबिलाइज करा। सबसे बड़ा हथियार जो बीजेपी का है वो हिंदू वोटर को मोबिलाइज करना है। मतलब उन्होंने दुर्गा पूजा को प्रेफरेंस दी, मंदिर खुलेंगे ये बातें समझाई और जय श्री राम खुलकर कहने की आज़ादी दी। और जो पश्चिम बंगाल के हिंदू वोटरों में TMC के गुंडे और दूसरी कम्युनिटी का जो डर था उसे बाहर निकाला। और जो कानून व्यवस्था बीजेपी प्रोवाइड करती है हर स्टेट में, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, चाहे यूपी हो, चाहे राजस्थान हो, वो जो पुलिस प्रोटेक्शन वहाँ की महिलाओं को, वहाँ की औरतों को जो पुलिस प्रोटेक्शन मिलेगा, रात में निकलने से डर नहीं लगेगा, वो बीजेपी का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट था कि जो कानून व्यवस्था बीजेपी प्रोवाइड करती है वो बहुत ही शानदार होती है। और सबसे बड़ी बात, बीजेपी धर्म की राजनीति करती है, वो डंके की चोट पे करती है, लेकिन TMC की तरह डराती, धमकाती, घर जलाना, रेप करना, मारना, पीटना ये सब तो नहीं करती। तभी तो इसी के चलते जो CRPF और BSF के जवान वहाँ पर पश्चिम बंगाल में डिप्लॉय थे, जिसके चलते वहाँ के वोटर बिना डरे वोट कर पाए। पश्चिम बंगाल में बीजेपी को भारतीय इतिहास में सबसे ऐतिहासिक जीत मिली है। 207 सीटें जीतकर पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने एक झंडा गाड़ दिया है। और पता है दोस्तों, 4 मई 2026 को पश्चिम बंगाल में जो बीजेपी की जीत हुई है वो पश्चिम बंगाल की जनता की जीत थी। और वो जश्न किसी नॉर्मल इलेक्शन का बिल्कुल नहीं था, वो
वो जश्न था दबे हुए पश्चिम बंगाल की जनता का खुली सांसों में स्वतंत्र रूप से आजाद पश्चिम बंगाल में जीने का जश्न था। आप सोच सकते हैं कि 15 साल से बंद आसनसोल का दुर्गा मंदिर पहली बार 4 मई को खुला, उसके ताले तोड़े गए और वहां पर पहली बार 15 साल में पूजा अर्चना हुई। आप वीडियो क्लिपिंग देख रहे होंगे जिसमें कि पश्चिम बंगाल की जनता कह रही अब हम दिल खोल के जय श्री राम बोल सकते हैं, खुले से अपने गाने बजा सकते हैं, हम खुली सांस में फ्रीली आवागमन कर सकते हैं। वहाँ पर महिलाएं पश्चिम बंगाल में रात को 8 बजे के बाद बाहर निकल रही है, फ्रीली घूम रही है और अपने कामों को अच्छे से कर पा रही है। पहली बार लोगों ने वहाँ पर फ्रीली वोट किया, कोई दबाव नहीं था, टीएमसी गुंडे ने कोई दबाव नहीं बनाया, बंगाल की जनता ने दबा के वोट किए और इसी के चलते आज बंगाल आजाद दिख रहा है। तो दोस्तों ये फीलिंग समझ आती है कि कोई बंदा या कोई पूरा स्टेट 15 सालों से किसी के आतंक में जी रहा हो और एक दिन वो आतंक हट जाए तो खुली सांस में जीने का आनंद क्या ही मिलता होगा। तो ये जश्न देखकर हमें भी खुशी होती है कि यार पश्चिम बंगाल की जनता थी वो आज़ाद हो गई है। और सबसे बड़ी बात, पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने से सबसे बड़ा फायदा होगा हमारी नेशनल सिक्योरिटी को। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद, मलाड और 24 परगना जिले में तार फेंसिंग हो गई, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स वहां पर अब 24 निगरानी रखेगी, CAA लागू होगा, फेक वोटर लिस्ट फिर से रिवाइज होगी, BSF और CRPF वहां पर फ्रीली काम कर पाएगी। ये सिर्फ बंगाल की जीत नहीं है, ये भारत की ईस्टर्न बॉर्डर को सिक्योर करने का सबसे शुरुआती कदम है। और दोस्तों आपको पता है ममता दीदी रात को 8 बजे पोलिंग बूथ पर गई, वहां पर उन्होंने वोटिंग लिस्ट जो चल रही थी उसको काउंटिंग करने और जितने भी अधिकारी उनसे बात करी। बात करने के बाद जब मीडिया के सामने आई तो उन्होंने कहा कि मेरे साथ मारपीट हुई है, मेरे साथ छेड़छाड़ हुई है। उसके बाद जो पश्चिम बंगाल की जनता थी वो ममता दीदी से कह रही थी कि ममता दीदी आपने कहा था कि 8 बजे के बाद लड़कियों को घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, तो आप गए क्यों? जब आप वहाँ पर सिक्योरिटी नहीं प्रोवाइड कर सकते तो आप रात को 8 बजे निकलना नहीं था। जब वहाँ पर CM सुरक्षित नहीं है तो वहाँ पर आम जनता कैसे सुरक्षित होगी? लेकिन वहाँ पर लोगों का कहना है कि अब BJP सरकार आ गई है तो वहाँ पर जो कानून व्यवस्था है फिर से सुदृढ़ हो जाएगी। और ममता दीदी ने यहाँ पर वो भी आरोप लगाया कि यहाँ पर वोटिंग स्कैम हुआ है, 100 सीटें मेरी चुरा ली है और मैं रिजाइन नहीं दूंगी। तो ऐसा थोड़ी ना होता है भाई कि आप CM कुर्सी पर बैठे हो तो चिपक के बैठे रहोगे, रिजाइन नहीं दोगे, रिजाइन देना पड़ेगा। यदि रिजाइन नहीं दिया तो सीधे राज्यपाल बर्खास्त कर देगा और इससे आपके हिस्टोरिकल पॉलिटिकल करियर में इतनी भद्द पिटेगी कि आप सोच नहीं सकते, इतिहास में काला दाग लग जाएगा। वैसे ही इतना सारा लग चुका है, ममता दीदी और काला धब्बा अपने जीवन पर लगाना चाहती है तो शायद ऐसी हरकत करेगी। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, चुपचाप रिजाइन देना चाहिए एकदम जेन्युइन और रिस्पेक्टेड पॉलिटिकल पर्सन के नाते। लेकिन अब देखो क्या होता है। लेकिन सीरियसली ममता दीदी ने कई लाखों लोगों तक के अपनी वेलफेयर स्कीम पहुंचाई है और ये उनकी लेगेसी है। लेकिन जब आपके काम के दौरान करप्शन और एरोगेंस बढ़ जाए तो वो लेगेसी भी बर्बाद हो जाती है। इसी के चलते आज ये दिन ममता दीदी को देखना पड़ रहा है। अब बात करते हैं कि पश्चिम बंगाल में BJP सरकार तो जीत गई है, लेकिन अब CM का चेहरा कौन होगा, कौन बनेगा पश्चिम बंगाल में CM? शिवेंदु अधिकारी जो कि पहले पुराने समय में TMC के लीडर थे, अब BJP के बड़े कद्दावर नेता हैं। 2021 में ममता दीदी को उन्हीं की सीट नंदीग्राम से हराया था, वो पहले नंबर पे है CM की रेस में। और दूसरे नंबर पे है दिलीप घोष जो कि RSS का चेहरा है, वो भी आगे चल रहे हैं CM की रेस में। या फिर दिल्ली से आ सकता है मोदी शाह जी की जोड़ी, कुछ नया कारनामा कर सकती है, नए किसी को बैठा सकती है। और अभी हाल ही में देखा गया है कि जो सौरभ गांगुली जो अभी तक ये डिनाई करते थे कि मैं BJP में शामिल नहीं होगा, लेकिन हाल ही में जब BJP वहाँ पर सरकार बनाते हुए दिख रही है तो सौरभ गांगुली BJP की पार्टी मीटिंग में गए थे। ये ऐसा देखा गया है, फुटेज आई है। अब ये कितनी सही है कितनी गलत है तो देखने वाली बात होगी। लेकिन जीतने से बड़ी चुनौती है बंगाल को संभालना। बंगाल बहुत ही सेंसिटिव हिस्सा है। सबसे पहले तो पश्चिम बंगाल जो है वो नॉर्थ स्टेट वाले पूर्वोत्तर राज्यों से जुड़ा हुआ है। दूसरा वहाँ पर मुस्लिम आबादी भी बहुत ज़्यादा और हिंदू आबादी भी ज़्यादा है, तो उनके बीच सामंजस्य और बैलेंस बनाना है। तीसरा बांग्लादेश से सटी हुई सीमाएं हैं, इंटरनेशनल बॉर्डर है, तो उसको भी ध्यान में रखते हुए स्टेट को संभालना है। तो पश्चिम बंगाल एक चुनौतीपूर्ण राज्य है और वहाँ का CM इतना चमत्कारिक होना चाहिए जो सभी चीज़ों को एक साथ हैंडल कर पाए और सेंट्रल के पॉलिटिशियन से ऐसी ट्यूनिंग बैठाए कि वहाँ पर डेवलपमेंट बहुत ही आसानी से स्मूथली होते जाए, जो पश्चिम बंगाल की काया पलट कर सकता है। तो आखिरी में ये दोस्तों की जो पश्चिम बंगाल के लिए BJP सोनार बांग्लो करके जो मोटो लेके आई थी कि हम पश्चिम बंगाल को सोनार बांग्लो, जो पुराने समय का बंगाल जो विकसित समृद्ध और बुद्धिजीवी वर्गों वाला था, उसी बंगाल को फिर से पुनर्जीवित कर देगी। तो बंगाल की कहानी आज 2026 से नई कहानी लिखने जा रही है। हम आशा करते हैं कि बंगाल में बहुत ही ज़्यादा विकास होगा और BJP बहुत ही अच्छा कार्य करेगी। तो दोस्तों पश्चिम बंगाल के उन 50 सालों में 3 पार्टियां, एक जनता और एक सबक, जो पश्चिम बंगाल की जनता को धोखा देगा वो टिकता नहीं है। चाहे वो लाल झंडा हो, चाहे सफ़ेद साड़ी हो, चाहे कमल का फूल हो, बंगाल की मिट्टी कभी माफ़ नहीं करती है। जो वहाँ पर गलत करेगा उसे उखाड़ फेंकती है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को शेयर करो, बंगाली दोस्तों को शेयर करो, जो बंगाल में वोट देकर आया हो उसे शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, जिससे ऐसी वीडियो आपको और ज़्यादा मिलते रहें। और कमेंट में लिखो कि BJP क्या बंगाल की सूरत बदल पाएगी और अगला CM कौन होगा, दोनों कमेंट में लिख के बताओ, मैं जरूर पढ़ूंगा, क्योंकि बंगाल की कहानी भी खत्म नहीं हुई, यहाँ से तो शुरू हुई है। मैं हेमंत सोलंकी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।